वक्त था जब उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। एक बिलियनर, एक बिजनेसमैन और खुद में ही एक ब्रांड। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी यॉट्स और वाइल्ड पार्टीज। नाम था विजय माल्या। विजय माल्या ने अपनी जिंदगी एक राजा की तरह जी, पर सक्सेस के पीछे छुपा था एक डार्क फाइनेंशियल ट्रूथ। 9,000 करोड़ तक का अनपेड लोन्स, मल्टीपल बैंक डिफॉल्ट्स और एक दिन देश छोड़कर भाग जाना। कैसे विजय माल्या ने अपना एम्पायर खड़ा किया, कैसे एक बिजनेस टाइफून बना इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफेंडर। वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ द किंग ऑफ डाइम्स। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। हमें विजय माल्या की स्टोरी समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इंडिया के इंडिपेंडेंस के भी पीछे। इन ईयर 1915 इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे बियर कंपनीज थे जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बियर बनाती थी। तब एक थॉमस नाम का शख्स सारे छोटे छोटे बियर कंपनीज को एक करता है और उस कंपनी का नाम यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप रखता है। ये सब हो रहा था तब दून स्कूल से पढ़ा एक होनहार बिजनेसमैन विठल माल्या को पता था ये कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। उसने ये कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू किए और वो हर थोड़े टाइम में खरीदता गया, और वो भी तब जब कोई इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहा था, और वो इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन गया। और अगले 32 साल ये ऐसे ही चलता रहा। कंपनी ग्रो करती रही और उसके शेयर्स खरीदता जाता है। फिर ईयर 1947 आता है जब ब्रिटिश रूल इंडिया से ख़त्म होने लगता है। तब इस पूरे कंपनी की ओनरशिप 22 साल के विठल माल्या को दी जाती है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स थे ही, पर वो बहुत स्मार्ट था और पढ़ा लिखा था, और उसके लीडरशिप में वो कंपनी बूम करती है। और अगले 4 सालों में ईयर 1951 में यूबी ग्रुप बहुत सारी कंपनीज खरीद लेती है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स और बहुत। फिर विठल माल्या शादी करते हैं ललिता रमैया के साथ। फिर 18 दिसंबर 1955 को इनका एक बेटा होता है जिसका नाम विजय माल्या रखते हैं। आगे जाके इनके और 2 शादियाँ होते हैं, पर इनका ये एकलौता बेटा होता है। फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता रहता है, विजय माल्या भी बड़े हो रहे थे। विठल माल्या अपने बिजनेस के लिए ट्रिक्स लगाए, जैसे बाहर से जो लिकर आते थे और उन्हें बेचा जाता था। उन्होंने ईयर 1959 विठल माल्या ने कहा, आप जो बाहर बना के इंडिया में ला रहे हो वो आप इंडिया में ही बनाएं और बेचें। फिर विजय माल्या अपना ग्रेजुएशन इन ईयर 1976 में पूरा करते हैं और विठल माल्या उन्हें अपना बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व करने शुरू करते हैं। उन्होंने सोच के रखा था कि आगे जाके इनका एम्पायर उनका बेटा ही संभालेगा। इसके लिए उन्होंने उसे ईयर 1970 में उसे कैलिफोर्निया भेजा, जहाँ से उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सीखा। और इसके बाद विजय माल्या की एंट्री वापस इंडिया में होती है, और आने के बाद वो डेली बेसिस पे यूबी ग्रुप के ऑपरेशंस थे उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, और इंडिया के बाहर से वो जितने भी मैनेजमेंट सीख के आए थे उन्हें यूबी ग्रुप में इम्प्लीमेंट करने शुरू किया। जैसे कि पहले जितने भी मैनेजर्स थे वो विठल माल्या को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि वीपी और एवीपी की पोजीशंस बनाई। जैसे टॉप मैनेजमेंट थे वो एम श्रीनिवास और विजय माल्या को रिपोर्ट करते, और वो दोनों विठल माल्या को। और इसे चलता रहा, और एक साल ऐसा आया जो पूरे अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए झटका था। ईयर 1977 इंडिया में नई गवर्नमेंट आई। इंडिया में अल्कोहल बैन कर दिया गया। यूबी ग्रुप की ज़्यादातर अर्निंग अल्कोहल से ही होती थी, और जितने भी अल्कोहल कंपनीज थे वो अपने एसेट्स सस्ते में बेचने लग गए। पर विठल माल्या ने इसका पूरा अपोजिट किया। उन्हें लगता था किसी भी कंट्री में ज़्यादा देर अल्कोहल नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने जितने भी कंपनी के ओनर्स थे वो अपने एसेट्स सस्ते में बेच रहे थे, वो सारे एसेट्स विठल माल्या खरीदने लग गए।
और कुछ ही टाइम बाद विट्ठल माल्या ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। इंडिया से अल्कोहल बैन हट गया और इसके वजह से यूबी ग्रुप के ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स कम हो गए और विट्ठल माल्या और विजय माल्या अलग अलग डोमेन में भी पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। और विजय माल्या ने किंगफिशर लॉन्च करने की बात विट्ठल माल्या से की। विट्ठल माल्या इसके अगेंस्ट थे पर वो बाद में मान जाते हैं और यूबी ग्रुप किंगफिशर को लॉन्च कर देते। इसके पीछे ये कारण था क्योंकि जो मोहन मेकिन ब्रांड था वो यूबी ग्रुप को पीछे कर रहा था। पर इस टाइम में भी किंगफिशर ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी क्योंकि स्टेट के बाहर सेल करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए और ये रूल्स फॉलो नहीं हुए थे और इसके वजह से किंगफिशर कुछ ही स्टेट्स में लॉन्च हुआ था और इसके वजह से किंगफिशर इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं था और धीरे धीरे दोनों ने भी यूबी ग्रुप को आगे बढ़ाते रहे। जब विजय माल्या 1983 में अक्टूबर के मंथ में कंपनी के काम के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे तब उनके पापा विट्ठल माल्या मुंबई के पैसिफिक एयरलाइंस के कॉकटेल पार्टी होस्ट कर रहे थे। तब उनकी हार्ट अटैक की वजह से उनके पापा एट द एज ऑफ 58 डेथ हो जाती है। फिर बाद में डिस्कशन चालू हो जाता है कि अभी कंपनी कौन हैंडल करेगा। तब बहुत सारी बर्दाश्त होती है, स्ट्रेटजीज लगाई जाती है पर लास्ट में विजय माल्या के पास 2/3 शेयर्स होते हैं। इसके वजह से वो नेक्स्ट चेयरमैन बन जाते हैं। चेयरमैन बनने के बाद उनके फादर तो नहीं थे और जो यूबी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट थे और जो 4 रीजनल हेड थे उन्हें खुद नेक्स्ट चेयरमैन बनना था और विजय माल्या को डाउट था अगर वो उनसे एडवाइस लेंगे तो वो सही एडवाइस नहीं देंगे। और जब इस टाइम में विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का चार्ज लिया तब यूबी ग्रुप का टर्नओवर 350 करोड़ था और 40 करोड़ की वैल्यूएशन थी और वॉल्यूम सेल्स 38 लाख केजेस की थी और एक केस में 750 ml के 9 बॉटल थे। जब वो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने बैलेंस शीट देखी तब उसे पता चला कि असली प्रॉफिट यूबी ग्रुप का अल्कोहल में ही था। तो विजय माल्या ने अल्कोहल पे ही फोकस किया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैरी फिप्सन से ही होता था जो कि एक सीजनल ड्रिंक थी पर उस सीज़न में बहुत प्रॉफिट कमाती थी पर ऑफ सीज़न में वो प्रॉफिट नहीं कमाती थी, इसीलिए पूरा साल का प्रॉफिट बैलेंस आउट हो जाता था। तो विजय माल्या ने ऑल सीज़न बनने वाली विस्की वगैरह पर फोकस किया और रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर जैसे ब्रांड लॉन्च किए और जम के मार्केटिंग बहुत पैसा डाला गया पर ये दोनों भी फेल हो गए। पर ये फेल होने के बाद वो नए ब्रांड किंगफिशर पे काम करने शुरू किए। साउथ इंडिया में पूरा साल बियर की डिमांड होती थी और नॉर्थ साइड में सिर्फ समर में ही डिमांड होती थी जिसे नॉर्थ साइड सिर्फ सीज़न में ही प्रॉफिट कर पाता था और साउथ इंडिया में शॉर्टेज हो रहा था। फिर विजय माल्या क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ सीज़न में बंद हो जाता था वो उसे ही चालू रखते हैं और साउथ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करते हैं और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। वो अपने कॉम्पिटिटर से भी बहुत आगे निकल गए थे पर लीकर इंडस्ट्री में बॉटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो डीलर्स थे उन्हें खाली बॉटल लेके आनी होती है पर जो बॉटल वापस आती है वो या टूटी रहती है या जितनी दी जाती है उससे कम होती है। इसमें विजय माल्या क्या करते हैं, इसे आइडेंटिफाई करने के बाद बॉटल्स की जगह कैन्स लेके आते हैं। पर जो किंगफिशर था वो एक लाइट बियर थी जिसमें 4% अल्कोहल होता था पर लोगों को सेम प्राइस में विस्की मिलती थी जिसमें ज़्यादा अल्कोहल होता है तो लोगों ने विस्की को ख़रीदना प्रेफर किया। तो विजय माल्या इसमें क्या करते हैं, जो किंगफिशर थी उसे 4% से 8% अल्कोहल कर देते हैं जिससे बियर की सेल्स ज़्यादा हो जाती है और किंगफिशर नंबर 1 ब्रांड हो जाता है, ओवरटेकिन मोहन मेकिन और गोल्डन ईगल। और विजय माल्या ने स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स खेली जैसे कि इंडिया में अल्कोहल की ब्रांडिंग करना बैन था तो विजय माल्या ने किंगफिशर सोडा और किंगफिशर पानी की बोतल लॉन्च की और किंगफिशर की हर जगह एडवर्टाइजमेंट होने लगी जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स, बोर्ड्स और यहाँ तक कि अपने घर का नाम भी किंगफिशर रख दिया। और इन्होंने किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया क्योंकि हर घर में किंगफिशर का एडवर्टाइजमेंट हो सके। आगे जाके इन्होंने फार्मूला 1 को भी स्पॉन्सर किया। अब
किंगफिशर 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में सेल्स होने लगी। यूबी ग्रुप, जिसका वैल्यूएशन 40 करोड़ था जब विजय माल्या चेयरमैन बना, अब उसका वैल्यूएशन 6000 करोड़ हो गया था। और उसे लगा अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है तब गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अपने स्टेट से बियर बाहर बेचनी है तो उसका अलग टैक्स लगता था जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए विजय माल्या खुद पॉलिटिक्स में घुसने की ठान लेते ताकि कोई दिक्कत ना आए। और वो ईयर 2002 में अपने स्टेट कर्नाटका से इंडिपेंडेंट राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ से विजय माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर 15 नवंबर 2004 को वो अपने कंपनी के सीएफओ रवि नेदुंगाड़ी, जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगले साल उन्हें किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करनी है। ये सुनकर सीएफओ निगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, पर उसे पता कि माल्या ने अगर बोला तो वो ज़रूर करेगा। तो विजय माल्या बैंक में कॉल करते और लोन की डिमांड करते हैं, पर वो साफ नकार दे देते हैं, जिस पे विजय माल्या कहते हैं कि मैं बिना लोन के स्टार्ट करूँगा। अगले दिन जो एयरबस इंडिया के जो चीफ होते हैं उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे 10 एयरबस A320S और 3 A319S चाहिए। और उसके अगले दिन ही एक बड़ी मीटिंग अरेंज करते हैं और कहते हैं मुझे मेरे बेटे सिद्धार्थ को 18th बर्थडे को एयरलाइंस गिफ्ट करनी है जिसका नाम किंगफिशर एयरलाइंस होगा। मीटिंग में सब लोग इसे ना करने की सलाह देते हैं, पर माल्या ने कहा मैंने मन बना लिया है, अब जश्न की तैयारी करो। माल्या कहते हैं हम 7 मई 2005 को जिस दिन सिद्धार्थ का बर्थडे है हम उसी दिन लॉन्च करेंगे। इसके तैयारी में किंगफिशर एयरलाइंस में 400 करोड़ लगा दिए जाते। किंगफिशर एयरलाइंस 9 मई 2005 को लॉन्च होती है, सिद्धार्थ के बर्थडे के 2 दिन बाद। जैसे ही ये एयरलाइंस लॉन्च होती है उसके लग्जरीज की एडवर्टाइजमेंट होने लगती है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, पेज 3। जब पहले एयरप्लेन में मैगजीन रखा करती थी तब किंगफिशर एयरलाइंस में स्क्रीन्स लगाई गई, पर जितना इन्वेस्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं बन पाया, पर ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया। तब उसने और फ्लाइट्स खरीदने की सोची। इसके लिए वो IDBI बैंक के पास गया, पर उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। फिर विजय माल्या खुद ही पैसे डालते हैं और प्लेन्स खरीदते हैं। माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयरलाइन करनी थी, पर उसके लिए 5 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस चाहिए था, पर किंगफिशर के पास तो सिर्फ 2 ही साल थे। इसका सॉल्यूशन के लिए विजय माल्या ने डेक्कन एयरलाइंस खरीद ली और उसका नाम किंगफिशर रेड रख दिया। और शुरुआत में इसका टिकट बहुत सस्ता रखा गया, पर सेम प्राइस में किंगफिशर जैसे लग्जरी सर्विस रखी गई, इसलिए लोगों ने किंगफिशर रेड से ज़्यादा ट्रैवल करने लगे। फिर जब बाद में किंगफिशर रेड के टिकट के प्राइजेस बढ़ाए गए, फिर उनके कस्टमर्स कम होने लगे। इसमें दोनों भी एयरलाइंस किंगफिशर और किंगफिशर रेड इंडिया में बुरी तरह फेल हो गए। जब इंडिया में ये दोनों भी एयरलाइंस बंद होने के कगार पे थे तब माल्या को लगा शायद इंटरनेशनल एयरलाइंस प्रॉफिटेबल होगा, पर हुआ इसका उल्टा। दरअसल जब विजय माल्या ने इंटरनेशनल एयरलाइंस शुरू की तब पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस आ गया था। क्रूड ऑयल महंगा हो गया और इसके वजह से इंटरनेशनल में भी वो फेल हो गया। और विजय माल्या ने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का वादा किया था उसके लिए वो बैंक से लोन लेता जा रहा था और कुछ ही सालों में किंगफिशर बैंकरप्ट हो गई और किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ को 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी गई। वो प्रोटेस्ट करने लगे और अक्टूबर 2012 को किंगफिशर कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। तब तक विजय माल्या के पास 9000 करोड़ तक का लोन हो गया था। 28 फरवरी 2016 को SBI की टॉप मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से कहते हैं विजय माल्या देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। तो वो कहते हैं कि उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगले दिन 29 फरवरी 2016 को, पर SBI के टॉप मैनेजमेंट दुष्यंत दवे से मिलने आते ही नहीं। फिर सिर्फ 5 दिन के बाद 5 मार्च 2016 को पिटीशन फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। तो वो अभी 2025 में
एक पॉडकास्ट में कहते हैं आई एम नॉट अ चोर। इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में।